प्यारे दोस्तों नमस्कार। अरे आज सुरेश भाई नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? वो बीमार है। ओह, क्या हुआ उन्हें? देर रात तक काम करने की वजह से पूरे बदन में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा शरीर को आराम देंगे तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलें कहानी शुरू करें। हाँ। सुनीता और मोहन की नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। सुनीता रोज सुबह उठकर नहाकर पूजा पाठ करती, तब जाकर रसोई में अपने पति मोहन के लिए चाय बनाती। फिर मोहन नाश्ता वगैरह करने के बाद ऑफिस के लिए निकल पड़ता और शाम को जब वो वापस आता तो सुनीता के लिए कभी चॉकलेट्स तो कभी समोसे, कुछ ना कुछ जरूर लाता। शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन सुनीता को बाजार में उसकी पुरानी सहेली रूपा मिली। अरे ये तो मेरी सहेली रूपा जैसी दिख रही है, लेकिन उसके माँ पिताजी तो बहुत गरीब थे, फिर इतनी महंगी साड़ी में रूपा नहीं हो सकती। मुझे पहचानने में शायद भूल हो गई। हेलो मैडम सुनीता, किस ख्याल में डूबी हो? रूपा, तुम तो सच में ही रूपा निकली। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। आप पहचानोगी कैसे, मोटी जो हो गई हूँ मैं। नहीं, बात दरअसल ये है कि तुम और ये इतनी महंगी। हाँ, मैं और इतनी एक्सपेंसिव साड़ी, ज्वेलरी, यही ना? हाँ रूपा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं जैकपॉट तो नहीं लग गया तुम्हारा? जैकपॉट? हाँ, जैकपॉट ही समझो सुनीता। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरी सादगी पर एक अमीर ज़ादे का दिल आ गया। उसने फौरन मेरे माँ बाबूजी से मेरा हाथ मांग लिया। फिर क्या था, चट मंगनी और पट ब्याह। और तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी शादी में बुलाया भी नहीं। चल। सॉरी सुनीता, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया यार, और शादी भी शहर से बाहर हुई थी। तेरी नाराजगी मैं दूर कर देती हूँ। तुझे अभी मेरे घर चलना होगा। नहीं, फिर कभी आऊंगी। तेरे जीजा जी के लिए खाना भी तो बनाना है ना? अरे वो मैं पैक करवा के भेज दूंगी। तो अभी मेरे घर चल, बस अभी चल। रूपा जबरदस्ती सुनीता को अपनी महंगी गाड़ी में बिठाकर अपने बंगलो ले जाती है। सुनीता उसकी गाड़ी, उसके बंगलो को देखकर दंग रह जाती है। रूपा उसे महंगे टी सेट में चाय ऑफर करती है और अपने नौकर से कहकर खाना भी पैक करवा देती है। फिर अपने ड्राइवर को सुनीता को घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। मेम साहब को उनके घर तक ड्रॉप कर देना। बाय रूपा। बाय सुनीता। रात को खाने की टेबल पर जब मोहन और सुनीता डिनर कर रहे होते हैं तो मोहन खाना देखकर आश्चर्य से पूछता है, ये खाना तो 5 स्टार होटल का लग रहा है, तुमने बनाया है? नहीं, मेरी बचपन की सहेली रूपा ने। पता है, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, मगर भाग्यवश उसकी शादी एक बड़े ही अमीर बिजनेसमैन से हो गई। आज वो मुझे अचानक बाजार में मिली। सुनीता अपने पति मोहन से रूपा के अचानक अमीर हो जाने की खूब चर्चा करने लगी। एक दिन रूपा का फोन आता है। हेलो। हाय सुनीता, मेरे हस्बैंड का ना बर्थडे है अगले महीने, तो मैंने ना एक सरप्राइज पार्टी रखी है। सुनो, तुम और मोहन दोनों जरूर आना। रूपा, लेकिन मोहन। सुनो, लेकिन कुछ नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके, हम लोग आएंगे। शाम को जब मोहन ऑफिस से घर आता है तो सुनीता को उदास देखकर उसकी उदासी की वजह पूछता है। क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? रूपा ने नेक्स्ट मंथ हम दोनों को अपने हस्बैंड के बर्थडे पर इनवाइट किया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तुम्हें पता है मोहन, वो लोग कितने अमीर हैं। ना तो हमारे पास महंगे कपड़े हैं और ना ही देने के लिए कोई महंगा गिफ्ट। फ्रेंड्स में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है सुनीता। सुनो ना, एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम ऑफिस में थोड़ा ओवर टाइम करके 1 महीने में एक्स्ट्रा पैसे कमा लो? आइडिया तो ठीक है, मगर आजकल वर्कलोड पहले से ही बहुत ज्यादा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। शाम को जब वापस घर आओगे तो मैं तुम्हारा सर दबा दिया करूंगी। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते मोहन? अच्छा बाबा, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मोहन
ऑफिस में ओवरटाइम करना शुरू कर देता है, पर एक्स्ट्रा वर्क की वजह से उसके सर में काफी दर्द रहने लगता है। सुनीता रात को मोहन का सर दबाती है, मगर मन ही मन रूपा के घर पर कौन सी महंगी साड़ी पहनकर जाएगी, इसी ख्याल में डूबी रहती है। एक दिन रात को देर हो जाती है, मगर मोहन घर वापस नहीं आता, तो सुनीता परेशान हो जाती है। मोहन का मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। तभी सुनीता को फोन आता है मोहन के दोस्त का कि मोहन अस्पताल में एडमिट है। सुनीता भागकर अस्पताल पहुंचती है। आप इनकी वाइफ है? जी डॉक्टर। ओवर स्ट्रेस की वजह से इनके ब्रेन नर्व में प्रॉब्लम आ गई है। ओह, अब क्या होगा डॉक्टर? डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं ताकि ये ठीक से नींद ले पाए। जब ये जागेंगे तब आप इनसे बात कर सकती हैं। और हाँ, इन्हें कुछ दिनों तक दिमागी परेशानी से बचाइएगा। हे भगवान, ये सब मेरी जिद की वजह से हो रहा है। ना मैं महंगे कपड़े और गिफ्ट्स की डिमांड करती, ना ही इनको ओवर टाइम करना पड़ता। मोहन अस्पताल से घर वापस आ जाता है और सुनीता उससे माफी मांगती है। आई एम सॉरी मोहन, मेरी डिमांड्स की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे नहीं जाना रूपा के घर। अरे पगली, उसका दिल टूट जाएगा। हम जाएंगे, मगर हमारी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से। तुम सही कह रहे हो मोहन, जितनी चादर है उसी हिसाब से पैर फैलाना चाहिए। देखा आप लोगों ने, दूसरों से होड़ करने का नतीजा। संतोष से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप लोगों ने इस कहानी को जरूर पसंद किया होगा। अगली कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बालक सुधीर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो अपने परिवार, रिश्तेदार और स्कूल में एक होशियार और बुद्धिमान बालक के रूप में जाना जाता था। एक बार सुधीर के घर में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हो रहा था। पूरा घर सुगंधित फूलों और शानदार फर्नीचरों से सजा हुआ था। सुधीर के बहुत सारे रिश्तेदार भी वहां आए हुए थे। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और कुछ महिलाएं गीत भी गा रही थीं। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खुशी से उछल कूद कर रहे थे। तभी सुधीर के पिताजी वहां आए और सुधीर की माँ से कहने लगे, सुनो जी, वैसे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मगर उपहार बांटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सुधीर की माँ ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या उपहार कम पड़ गए? सुधीर के पिता ने कहा, नहीं, कम तो नहीं पड़ रहे, मगर 3 रिश्तेदारों को हिसाब से बांटने में जरा दिक्कत आ रही है। सुधीर वहीं पास में खड़ा अपने माता पिता की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने पिताजी की परेशानी को देखते हुए पूछा, क्या हुआ पिताजी? क्या आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ? माता पिता और सुधीर को एक कोने में धीरे धीरे बात करते हुए जब घर के रिश्तेदारों ने देखा, तो वो सब भी वहां पर आ गए और सुधीर के पिता से पूछने लगे, क्या हुआ मामा जी? इतनी खुशी भरे माहौल में आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी? रिश्तेदारों के बहुत पूछने पर आखिरकार सुधीर के पिता ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा, देखो, मेरे पास फिलहाल उपहार में दिए जाने वाले कांच के फूलदान हैं, जिनकी कुल संख्या 17 है और मुझे 3 रिश्तेदारों में बांटना है। एक रिश्तेदार जिनके परिवार में ज्यादा सदस्य हैं, उन्हें आधा हिस्सा देना है। दूसरे रिश्तेदार जिनके सदस्य थोड़े कम हैं, उन्हें आधे बचे हुए कांच के फूलदान का 2/3 हिस्सा देना है और बाकी बचे कांच के फूलदान का 2/3 हिस्सा तीसरे रिश्तेदार को देना है। सुधीर के पिता की बात सुनकर सभी रिश्तेदार गहन चिंता में डूब गए। सुधीर के चाचा ने कहा, कुल 17 कांच के फूलदान को आधे हिस्से में बांटना बहुत मुश्किल काम है। ये कांच के हैं और अगर इसे आधा तोड़ा जाए तो ये नष्ट हो जाएंगे। सुधीर बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, मेरे पास एक उपाय है पिताजी, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तब सुधीर
बाजार से एक और कांच का फूलदान खरीद लाया, जो कुल 18 फूलदान हो गए। फिर सुधीर ने सबको विस्तार से समझाया। मैंने कुल 17 कांच के फूलदान में ये एक और नया फूलदान जोड़ दिया, तो कुल 18 फूलदान हो गए। अब इन 18 फूलदानों को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। 9 फूलदान इस तरफ और 9 फूलदान उस तरफ। ये पहला हिस्सा पहले रिश्तेदार को दे दीजिए पिताजी। अब बचे सिर्फ 9 फूलदान। तभी सुधीर की माँ ने कहा, बेटा, अब इन 9 फूलदानों का 2/3 हिस्सा दूसरे रिश्तेदार को उपहार स्वरूप भेंट करना है, तो वो कैसे होगा? माँ, मैं अभी इसका 2/3 हिस्सा कर देता हूँ। 9 फूलदान का 2/3 6 फूलदान होते हैं। उसने फौरन 9 में से 6 फूलदान दूसरे रिश्तेदार के लिए रख दिया। अब कुल 3 फूलदान बचे। अब इन 3 फूलदान का 2/3 हिस्सा तीसरे रिश्तेदार को देना था। तो सुधीर ने कहा, इन 3 फूलदानों का 2/3 हिस्सा 2 फूलदान होते हैं। पिताजी, आप ये 2 फूलदान हमारे तीसरे रिश्तेदार को भेंट कर सकते हैं। आखिर में 1 फूलदान बचा। तो सुधीर ने कहा, और पिताजी, ये बचा हुआ 1 फूलदान मैं दुकानदार को वापस कराता हूँ। सभी लोग सुधीर की बुद्धिमानी को सराहने लगे और खुश हुए। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किस तरह सुधीर ने अपनी अक्ल और सूझबूझ से इस समस्या को हल कर दिया। होशियार और अक्लमंद लोग जीवन की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ ही लेते हैं। आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली बार मैं फिर ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानी लेकर आप लोगों के पास आऊंगी। तब तक के लिए बाय।